हमारा समाज एक किस्म की पितृसत्ता का शिकार रहा है और स्त्री पुरुष के बीच में बहुत गहरे भेदभाव हमारे समाज, हमारे परिवारों में भुगते हैं। लेकिन जब हम गांधी जी की बात करते हैं और मैं जब सोच रहा था तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, वो ये था कि हम सब ये कहते हैं कि हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं और हमारी माँ हमारी आदर्श है। तो मैं एक प्रश्न यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि क्या सच में हमारी माँ हमारी आदर्श है? कहने में और करने में कितना फ़र्क है? और महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ी सी इस विषय पर बात करना चाहूँगा और इसको आगे ले जाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि हम कहते तो सब हैं कि हमारी माँ हमारी आदर्श है, लेकिन हम अपनी माँ से सीखते क्या हैं? और विशेषकर ये पुरुषों के लिए है। स्त्रियाँ तो सीखती हैं, लेकिन पुरुष क्या सीखते हैं? तो अगर हम देखें कि हमारी माँ जो काम करती है, अगर हम कहेंगे कि हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उसका क्या तात्पर्य होता है? उसका तात्पर्य होता है कि हम सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। उन्होंने जो काम किया है उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन जब हम सब ये कहते हैं कि हमारी माँ हमारी आदर्श है, तो क्या हम सच में अपने माँ के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या हम सब वो काम करते हैं जो हमारी माँ करती रही है या माँ करती है? तो शायद हम जब देखेंगे तो महात्मा गांधी तो इस बात पर अपने आप को आदर्श सिद्ध करते हैं, लेकिन सामान्य जो भारतीय पुरुष है वो यहाँ पर आके असफल हो जाता है। हमारी माँ काम ये करती है कि वो घर में सभी का ध्यान रखती है, वो घर का पूरा काम करती है, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, और उसके बाद में घर के अनेकों ऐसे काम जिसका उसको कोई पैसा नहीं मिलता, जो अनपेड वर्क होता है। हमारी माँ वो सब काम करती है, लेकिन हम वो काम नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर पुरुष उस काम को करने में एक किस्म की हीनता महसूस करते हैं। और कई सारे आंकड़े हैं जो ये बता सकते हैं कि कौन कितना काम करता है। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना सर्वे है, उसमें कहा गया है कि दुनिया में आधे औरतें हैं, आधे पुरुष हैं। लेकिन जब काम होता है तो अगर दुनिया में 100 घंटे काम होता है तो उसमें 67 घंटे काम औरतें करती हैं और 33 घंटे काम पुरुष करते हैं। फिर जब ये बात आती है कि उसका कितनी सैलरी या कितना मानदेय स्त्रियों पुरुषों को मिलता है, तो दुनिया भर में जो सैलरी कुल बांटी जाती है, जो मानदेय दिया जाता है, उसमें 90% पे अधिकार पुरुषों का है। काम 33 घंटे करते हैं, सैलरी 90% लेते हैं। उसके बाद अगर और बात को आगे बढ़ाया जाए तो संपत्तियों पर कितना नियंत्रण स्त्रियों का है, तो निकल के ये आता है कि लगभग 3-3.5% संपत्तियाँ स्त्रियों के अधीन हैं और शेष पूरी संपत्तियाँ पुरुषों के अधीन। काम इतना दिया जा रहा है, काम इतना कराया जा रहा है, और हम कहते हैं, और ये कौन सा काम है? स्त्रियाँ कर रही हैं, यानी कि हमारी माँ कर रही है। हम बातें करते हैं कि हमारी माँ हमारी आदर्श है और हम वो काम करना चाहते हैं जो हमारी माँ करती है, लेकिन वास्तव में हम ऐसा नहीं करते हैं। एक और आंकड़ा है, और घर के काम के प्रति जिस तरह का की निरपेक्षता पुरुषों के अंदर है वो बहुत अजीब किस्म की है। एक आंकड़ा ये बताता है कि दुनिया भर में सबसे कम घर का काम भारतीय पुरुष करते हैं, और वो है 24 घंटे में केवल 19 मिनट। और इस कारण से कि काम का वॉल्यूम तो वही रहेगा, इस कारण से भारतीय स्त्रियों को घर का काम जो अनपेड वर्क है वो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, और वो है लगभग 5 घंटे, जो दुनिया में सबसे अधिक है। अब बात ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं तो ऐसी स्थिति है कि मैंने चूँकि 15-20 साल इस मुद्दे पर ग्वालियर चंबल में काम किया है, और उसके बाद भी अभी तक लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं
शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मैंने गांधी जी के स्त्री संबंधी विचारों को बहुत देर से पढ़ा, बहुत देर से समझा। मैं सोचता था कि जो पश्चिमी फेमिनिज्म है उसमें शायद स्त्री पुरुष की समानता के सूत्र हैं, लेकिन वो जितनी भी किताबें पढ़ी वो लगभग गांधी जी के अभ्युदय के बाद की किताबें हैं, चाहे वो द सेकेंड सेक्स हो सीमन द बोआ की, या फिर बेटी फ्रीडम की मिस्टिक फेमिनिन मिस्टिक हो, या फिर और कई सारी किताबों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि गांधी जी ने अपने आचरण में, जैसा कल चिन्मय मिश्र जी से थोड़ा सा संक्षिप्त बात करने का अवसर मिला, तो उस समय हम जब बात कर रहे थे कि गांधी जी ने तो अपने आचरण के माध्यम से बहुत पहले ये बता दिया था कि स्त्री पुरुष की समानता का रास्ता क्या है। उनकी माँ सचमुच उनकी आदर्श है, और वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरी आदर्श है, तो वो जीवन भर उसका अनुसरण करते हैं। जब पुतली बाई जी उनको भेज रही होती हैं, एक तो ये कि उनके संसर्ग में उन्होंने सीखा, और वो जो पहला जो गीत है जो उन्होंने सिखाया नरसिंह मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, तो वो जो करुणा का मंत्र गांधी जी को उनकी माँ ने दिया, उस करुणा के मंत्र को उन्होंने जीवन भर अपनाया। वही करुणा, वहीं से प्रेम उत्पन्न होता है, वहीं से अहिंसा उत्पन्न होती है, वहीं से वो सूत्र आते हैं जो स्त्रियों के सूत्र हैं, चाहे वो अहिंसा हो चाहे सत्याग्रह हो। हम देखते हैं कि अपने घरों में जो स्त्रियां होती हैं वो नाराज भी होती हैं तो रूठेंगी, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी घर का पूरा काम वो संपन्न करती हैं। तो और क्या है कि हम अंग्रेज सरकार से नाराज हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो सत्याग्रह है, हमारी जो अहिंसा है, और वो हमारा मंत्र है कि किस तरह से हम इनका सामना कर रहे हैं। तो ये सूत्र कहाँ से आते हैं, ये मंत्र कहाँ से आता है? ये सब स्त्रियों से आता है, ये उनकी अपनी माँ से आता है, जिसको वो आदर्श कहते हैं। वो जाते समय जब इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो कह के जाते हैं, और उसका आशय अलग है। जहाँ इसमें जब स्त्री शब्द आता है तो उसका आशय अलग है। इसको हम ये ना सोचें कि वो स्त्री से डिटैच होते हैं, या उस तरह से जो कबीर ने कभी कहा। वो कहते हैं कि हाँ, मैं 3 चीज़ें नहीं करूँगा, मैं मदिरा नहीं पीऊँगा, मैं मांस नहीं खाऊँगा, मैं स्त्रियों के उस तरह से संपर्क में नहीं रहूँगा। स्त्रियों से डिटैच होने की बात नहीं करते हैं। जैसा हमारे यहाँ तो कबीर तक ने कहा है कि नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गत जो नित नारी के संग। तो गांधी ने ऐसा नहीं कहा है। गांधी अगर पुतली बाई से प्रभावित होते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि अगर हमारी माँ आदर्श है तो हर एक स्त्री आदर्श है, हर एक स्त्री का किया हुआ काम, उसका योगदान भी आदर्श है, उसको हम नकार नहीं सकते। और वो आदर्श स्थापित कैसे होता है? वो आदर्श स्थापित होता है जब वो कस्तूरबा को और उसके बाद की तमाम औरतों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उससे स्थापित होता है। कि वो जब वो आदर्श कहते हैं तो कहते हैं कि स्त्री जो है ना, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत बातें कही गई हैं। द सेकेंड सेक्स में पूरी दुनिया के बारे में बात कही गई है कि पुरुष स्त्री का साथ तो चाहता है, लेकिन साथ लेके चलना नहीं चाहता। साथ चाहता है घर के काम करने के लिए, साथ चाहता है बच्चे पैदा करने के लिए, साथ चाहता है कि हमारा वंश आगे बढ़े। लेकिन जब कोई महान काम करने के लिए आप निकलते हो तो आप कहते हो कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो बात जो है ना वो ये है कि स्त्री को साथ रखना और स्त्री को साथ लेकर चलना, इन दोनों में एक विभेद है। और इस बारीक जो लाइन है उसको हम सबको समझना पड़ेगा। और गांधी जी, मुझे मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे सचमुच शर्मिंदगी हुई कि मैंने गांधी को उस तरह से क्यों नहीं पढ़ा जिस तरह से मैंने विदेशी जो फेमिनिस्ट थिंकर्स थे उनको पढ़ा। तो गांधी को जब पढ़ते हैं तो गांधी अपने आचरण में किस तरह की बात करते हैं, गांधी किस तरह से जीवन में अपने मूल्यों को अपनाते हैं, और गांधी किस तरह से सिखाते हैं, गांधी किस तरह से सभी को सिखाते हैं। उनकी उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, उसका नाम था बाल पोथी। बाल पोथी में वो बाकायदा आते हैं और एक जगह ये समझाते हैं, एक जिक्र चलता है कि घर का काम कौन करेगा, पानी कौन पिलाएगा। तो लड़का कहता है कि मैं नहीं पिलाऊंगा, मेरी बहन पिलाएगी। बहन कहती है मैं क्यों पिलाऊंगी,
माँ भी कहती है, उसमें इस तरह की बात आती है, एक संवाद आता है। तो वो उसमें कहते हैं कि घर का काम करना एक तरह का कौशल है, वो केवल स्त्रियों को नहीं आना चाहिए, वो पुरुषों को भी आना चाहिए। मैं जब नौकरी की शुरुआत में आया तो चूँकि मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा जो गृह जिला है वो मुरैना है, जो सबसे मतलब इस पूरे मध्य प्रदेश में सबसे घोर पितृसत्तात्मक है। तो मेरा भी प्रशिक्षण उसी तरह से हुआ है। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो एक बार मेरी पहली पोस्टिंग पन्ना में थी, मैं वहाँ पर फंस गया। तो चूँकि बनाना नहीं आता था और वो मकान मैंने किसी कारण से घर से दूर ले रखा था जंगल के पास में, तो वापस भी नहीं जा सकता था। तो 3 दिन तक मैं ब्रेड और दूध बस यही खाता रहा। मुझे लगा कि अगले तीसरे चौथे दिन में मर जाऊंगा ये खा खा के। तो आप सोचिए, और मेरे बेटे हैं जो दोनों बाहर हैं, और दोनों लगभग मुझे बताते हैं कि आज शाम को मैंने ये बनाया था, आज दोपहर को मैंने ये बनाया था, मैंने खाना खाया था। तो ये कौशल है जो हर एक को आना चाहिए। उससे किस तरह से हमने अपनी पूरी पीढ़ियों को गांधी जी को ना उनकी सीख को ना अपनाते हुए ऐसा किया है। जब उनके पुत्र मणिलाल जी की शादी हुई और उनकी पत्नी हैं सुशीला देवी, तो वो सुशीला देवी आते ही जो है ना वो रसोई में जाना चाहती हैं कि बस मेरा विवाह हो गया है, अब तो रसोई मेरा इलाका है। होता ना सबसे ये भी रहता है, स्त्रियों का वो जो है ना टेरिटरी रहती है। तो वो कहते हैं, तो गांधी जी उनको समझाते हैं कि मणिलाल जो है ना, इनको सिखाया गया है, इनको रसोई का काम करना अच्छे से आता है। तो आप दोनों लोग मिलके, आप मतलब सुशीला को कहते हैं कि आप जाके रसोई में मत घुस जाना कि अपना पूरा समय व्यर्थ करो, आप दोनों मिलके फटाफट रसोई निपटाओ और उसके बाद पूरा समाज आपके लिए पड़ा है जिसके लिए आपको काम करना है। तो गांधी जी ने घर के काम को, जिसको हमने बिल्कुल नकार दिया है, पुरुषों के लिए एक तरह से उसको अस्पृश्य बना दिया है, उस काम की बात वो शुरुआत से करते हैं। तो मुझे लगता है कि घर का काम करना जैसा महत्वपूर्ण काम करना और स्त्रियों का काम करना, स्त्रियों के काम में एक बंटवारा करना, उसकी साझेदारी करना, तो मुझे लगता है कि गांधी जी से बेहतर इस बात को कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए, और ये जो है ना, और क्योंकि मैं घर के काम पर बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि स्त्री पुरुष समानता के लिए कितना महत्वपूर्ण सूत्र है कि भारतीय स्त्रियां, एक सर्वे में बताया गया है हमारे देश में एक दिन में 336 करोड़ घंटे काम करती हैं, जो अनपेड वर्क होता है, हाउस होल्ड घर का काम, जिसका उनको पैसा नहीं मिलता। 336 करोड़ घंटे प्रतिदिन। और अगर सरकार ये निर्णय ले ले कि इसकी वजह से उसको कोई सैलरी दी जानी है, तो आपको लगभग 20 लाख करोड़ रुपए देना पड़ेगा एक साल में, जो भारत का कुछ दिनों पहले तक बजट हुआ करता था। तो बात यह है कि घर का काम जो है ना वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें पुरुषों का दखल होना या पुरुषों की साझेदारी होना कितनी जरूरी है, और इस बात को हम बिल्कुल भूल गए। इस मुद्दे पर हम गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बात नहीं करते। अब एक और सिलसिला शुरू हुआ है। अब ये हुआ है कि कई सारी रिपोर्ट्स हैं, विदेशी संस्थान हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई जब तक महिलाएं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं आएंगी, तो भारत की इकोनॉमी में जो स्टैग्नेशन आ गया है वो दूर नहीं हो सकता। तो सबकी, सरकारों की, प्राइवेट सेक्टर की, कॉरपोरेट की, सबकी बड़ी इच्छा है कि अब औरतें जो है ना काम करने बाहर निकलें। ये तो हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा है पुरुषों को। तो ये तो ऐसा हुआ कि वो 6 घंटे पहले घर में, 5 घंटे जो एवरेज है, 5 घंटे पहले वो अपने घर में काम करें और उसके बाद 8 घंटे जाके पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करें सार्वजनिक स्थल पर, जिससे उसको सैलरी मिलेगी। तो उससे उनका निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके धन आएगा उनके पास में। लेकिन काम के घंटे उनके कितने हो जाएंगे, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और पुरुषों का ये ओरिएंटेशन होना इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि वो घर का काम सीखें। नहीं तो ये होगा कि इस दबाव में पुरुष बहुत आसानी से, हम जिस विभाग में काम करते हैं उसमें 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पुरुष बहुत आसानी से काम करने के लिए भेज देते हैं और बाद में सैलरी जो है ना खुद रख लेते हैं। तो बात यह है कि जो सिमोंदा बुआ ने कहा है कि बटुआ भारी होना चाहिए। अगर स्त्रियों को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उनका बटुआ भारी होना चाहिए। और गांधी जी ने तब से शुरू किया, गांधी जी, सरोजिनी नायडू और ये सभी लोगों ने, कस्तूरबा, सभी लोगों ने शुरू किया कि चरखा चलाइए, पैसा कमाइए और भी कुछ काम करिए।
घर से बाहर निकलिए। और बड़ी अजीब सी बात है कि जब आंदोलन था तो इतनी सारी स्त्रियां बाहर निकली और वो पूरे के पूरे आंदोलन का हिस्सा बनी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस तरह उसका हिस्सा वो नहीं बन पाए। गांधी जी ने जिस तरह से प्रेरित करके स्त्रियों को आंदोलन का हिस्सा बनाया, वैसे जो पॉलिटिकल पावर होती है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद संसद में, विधानसभाओं में जिस तरह से स्त्रियां होनी चाहिए थी वो नहीं आई। पितृसत्ता ने फिर से एक तरह से नियंत्रण कर लिया। अब हैं, लेकिन उनका जो दर्जा है वो दोयम। वो किस तरह से, गांधी जी लगातार किस तरह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास गिन्नी या सोने की बात होती है ना, भारतीय परिवारों में सोने के प्रति बड़ा आकर्षण है कि गहने चाहिए। तो उन्होंने मना किया कि गहने मत लीजिए, इससे बेहतर है आप गिन्नी रखिए, मोहरे रखिए, सोने का सिक्का रखिए। लेकिन गहने बनाने में क्या होता है कि गहने बनाने में उन्होंने कहा इसमें बहुत क्षय होता है सोने का, तो 4 बार आपने बनवाए, 4 बार तोड़वाए तो पता चला आधा रह गया, तो आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने इस तरह से प्रेरित किया। और लगातार वो न केवल स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते रहे, बल्कि उससे पहले जो भी कुरीतियाँ थीं, और चाहे इस मामले में मैं देखता हूँ कि आज से 100 साल पहले आज हम किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में 2 लाइन भी बोल देते हैं तो बिल्कुल आपकी आलोचना होना शुरू हो जाती है। गांधी जी तो उस समय बात करते थे। गांधी जी ने बच्चियों के बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में मनुस्मृति के कॉन्टेक्स्ट में या रामचरितमानस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बिल्कुल आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्मृतियों में जब अगर लिखा गया है तो मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं उनको रद्द करता हूँ, खारिज करता हूँ। लेकिन बाल विवाह उस समय आज से 100 साल पहले जो है ना, जबकि कानून तक नहीं बना था, 1928 में कानून बनता है, जो शारदा एक्ट जो बनता है, और उसके बाद में उम्र 16 साल होती है। लेकिन उससे पहले गांधी जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि स्त्री के विवाह की उम्र लगभग 20 वर्ष होनी चाहिए। वो पर्दा प्रथा को कहते हैं कि हिंदू स्त्रियों को कहते हैं कि पर्दा को हटाओ इसको, और वो ये भी कहते हैं कि ये इसके साथ साथ में मुस्लिम स्त्रियों को भी समझाओ कि वो भी अपना बुर्का हटाए। तो एक पक्ष ये है, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन क्योंकि समय कम है, 1-2 चीज़ें मैं और दूसरे संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम सचमुच युद्ध के साये में हैं। तो गांधी जी के मार्ग के अलावा क्या है हमारे पास? गांधी जी युद्ध, हिंसा, इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब देखा, चीज़ों को परखा, एक जो है ना, एक ग्रीक नाटक है 2500 साल पुराना, एरिस्टोफेनस का लिखा हुआ है, उसका नाम है लिसिस्ट्राटा। लिसिस्ट्राटा एक स्त्री है जो अपने वहाँ का जो नायक है, युद्ध का नायक है, उसकी पत्नी है, और वो दूसरे देश को जीत के लाते हैं। दूसरे देश में हीरे जवाहरात और संपत्ति के साथ साथ में स्त्रियाँ भी लूट के लाई जाती हैं और उनको अलग अलग कैंप में रख दिया जाता है, और शाम को ये सब लोग जाते हैं उन स्त्रियों का भोग करते हैं। तो इनकी जो अपनी स्त्रियां हैं वो विद्रोह कर देती हैं कि अगर आपने युद्ध लड़ा और ये किया तो हम आपके साथ सोने से इनकार करते हैं, हम आपके साथ